ओके। राइट। सो पहला चैप्टर, जस्ट टू ब्रिंग अ couple of things into perspective, अगर तुमको याद हो जब हम ये चैप्टर पढ़ रहे थे अबाउट द थ्योरी ऑफ कंज्यूमर बिहेवियर, सो व्हाट वी सेड वाज कि देखें जी, कंज्यूमर बिहेवियर को हम दो तरीके से स्टडी करते हैं। एक पॉइंट ऑफ व्यू है हमारा कार्डिनल, कार्डिनल अप्रोच इज द टर्म यूज्ड, और जो दूसरा वाला है ordinal. From what I can recall, they never mention cardinal ordinal as such in your exam paper. इनफैक्ट कई बुक्स के अंदर भी ये बात कभी भी नहीं मेंशन हुई भी होगी कि ये कार्डिनल कार्डिनल का व्यू पॉइंट है कि ऑर्डिनल का। एटलीस्ट कैम्ब्रिज की बुक्स के अंदर तो आई डोंट रिमेम्बर सीइंग देयर। हाँ, दूसरी सर्टेन बुक्स के अंदर दे हैव मेंशन्ड इट, so I'll just for added information I'll just give it out there. जो कार्डिनल अप्रोच थी उसके अंदर हमारा था लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी की थ्योरी एंड द लॉ ऑफ इक्वी मार्जिनल। ओके, दीज वर द टू थिंग्स। From the ordinal's point of view, you have the indifference curve analysis. When I say indifference curve analysis, indifference curve by itself is nothing. It's technically, whenever I say indifference curve analysis, that means indifference curve and budget line का combination के साथ जो हम पूरा फिर वो चैप्टर करते हैं, that is what we are discussing over here. ठीक है, दो डिफरेंट आइडियाज हैं, दोनों कंज्यूमर बिहेवियर को शो करने की कोशिश कर रहे हैं। सर्टेन सेट ऑफ असम्पशंस हैं जब हम कंज्यूमर बिहेवियर को लेके चलते हैं, राइट। सो हमारी क्या क्या असम्पशंस हैं, जो सबसे बेसिक असम्पशंस हैं। लाइक फॉर एग्जांपल, कार्डिनल के पॉइंट ऑफ व्यू से जो हमारी बेसिक असम्पशन थी वो है जी, आप होल नंबर के अंदर यूटिलिटी को मेजर कर सकते हो। ऑर्डिनल्स कहते हैं कि नहीं, आप मेजर नहीं कर सकते हो, लेकिन आप रैंक कर सकते हो। आप रैंक कर सकते हो कि मुझे ये दो चीजें ज्यादा पसंद है एक्स नंबर ऑफ इन दो चीजों के कंपैरेटिव। ये मैं ज्यादा ले सकता हूँ, ये गिव अप करने को तैयार हूँ, इतना अमाउंट गिव अप करने को तैयार हूँ। तो आई एम लुकिंग एट माई प्रेफरेंसेस कि मुझे कौन सी दो कॉम्बिनेशन प्रेफरेबल है कंपैरेटिवली। फिर और जो छोटी मोटी बेसिक असम्पशन हो जाती हैं जो दोनों में अप्लाई होती है, कंज्यूमर रैशनल है, ये दोनों में अप्लाई होती है। कंज्यूमर रैशनल है, रैशनल है, लॉजिकल है, कंसिस्टेंट है। सेम गोज फॉर दिस। ठीक है, सो कुछ इस तरीके से चलेंगे। कंज्यूमर, इसका क्या मतलब हो गया, रैशनल, लॉजिकल, कंसिस्टेंट। दिस आल्सो मीन्स फॉर एन एक्सपेंशन पॉइंट ऑफ व्यू यू कुड से स्टफ लाइक कि कंज्यूमर्स जो है वो किसी और चीज से जो है एडवर्टाइजमेंट, पीयर प्रेशर और इससे जो है वो इन्फ्लुएंस नहीं होंगे। उसके बाद व्हेन वी गो फर्दर इनटू द थ्योरीज, फिर थ्योरीज के अंदर कुछ फर्दर डिफरेंसेस आते हैं जिसके अंदर हम मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ डॉलर यहाँ पे हम कांस्टेंट अस्यूम करते हैं। इंडिफरेंस कर्व में तो ऐसी कोई चीज ही नहीं है, मार्जिनल यूटिलिटी पर डॉलर का कोई कॉन्सेप्ट ही नहीं है वहां पे। कंप्लीटली आप बजट लाइन और इंडिफरेंस कर्व एनालिसिस को देख के जा रहे हैं। उसके अलावा कंज्यूमर, from which perspective, consumer prefers more of a good as compared to less of the other goods. I think ये तो दोनों के अंदर ही अप्लाई हो सकता है कि अगर मुझे
दो और दो एक चीज का मिल रहा है और मैं कहूँ कि नहीं दो और एक ले लो, तो कंज्यूमर हमेशा दो और दो या दो और तीन या तीन और तीन हमेशा ज्यादा प्रेफर करेगा। कंज्यूमर ये नहीं बोलेगा कि नहीं मेरा दिल भर गया है, आई डोंट वांट टू कंज्यूम दिस प्रोडक्ट एनी मोर। इफ माई बजट एंड माई प्राइस कैन अफोर्ड इट, आई विल से आई वांट टू गेट द मैक्सिमम ऑफ इट। ये एक थोड़ी सी एक आइडिया होता है। बट लेट्स मूव ऑन टू द इवैल्यूएशन चेकलिस्ट, वी कांट deal with the whole chapter right now. पहली चीज क्या लिखते हैं? अंडरस्टैंड द टोटल यूटिलिटी इज द ओवरऑल सेटिस्फैक्शन दैट इज डिराइव फ्रॉम द कंजम्पशन ऑफ द गुड। फिर मार्जिनल यूटिलिटी भी समझ आनी चाहिए और मेरी नजर में। Now when I was checking essays for most of you and throughout the year, your essays usually start with utility को आप एक्सप्लेन करते हो, बट मोस्ट ऑफ द टाइम व्हाट आई सीन है आप क्वेश्चन पढ़ते हैं, क्वेश्चन की एक सर्टेन डिमांड होती है, आप डायरेक्टली उस क्वेश्चन के ऊपर जंप कर जाते हैं और उसकी डिमांड को करना शुरू कर देते हैं। फॉर एग्जांपल अभी रिसेंटली आई थिंक इन वन ऑफ द सेक्शंस वी गेव अ क्वेश्चन कि जी ये बताएं कि यूटिलिटी थ्योरी, मार्जिनल यूटिलिटी थ्योरी और इंडिफरेंस कर्व के बीच में कोई कॉन्ट्रडिक्शन है क्या? हमें ये पता है कि दोनों थ्योरीज कंज्यूमर बिहेवियर समझा रही हैं, ठीक है? तो you can't just directly go in and say कि in my opinion there is a contradiction or in my opinion there is not a contradiction because blah blah blah. I don't want you to do that. 20 में से 10 मार्क पहले तो उठा लो कि जब उन्होंने इंडिफरेंस कर्व एनालिसिस की बात की और मार्जिनल यूटिलिटी थ्योरी की बात की, तो कम से कम 5-5 मार्क्स उठाया जाना चाहिए फॉर द डेफिनेशन ऑफ द होल थ्योरी। सही है? दिस इज व्हाट आई सीन मोस्टली। और कहाँ पे तुम टाइम बचा सकते हो? ठीक है, यूटिलिटी, टोटल यूटिलिटी, मार्जिनल यूटिलिटी, एल डी एम यू, स्टेट करो, डिफाइन करो। ठीक है, टी और एम यू का डायग्राम बनाना है, बना लो। नहीं बनाना, ना बना, मसला नहीं है। ये जैसे था ना, एम यू का कर्व वॉज कमिंग लाइक दिस, मैं एक ही में बना के दिखा रहा हूँ। एंड total utility went something like that and mu went something like that as you consume more of the quantity. I need the definitions for it. ठीक है? But in fact, what you can actually do before this also is suggest, what do you mean when we say consumer behavior? What are the two theories talking to us about consumer behavior? What we're saying is a consumer highest utility डिराइव करना चाह रहा है in given budget. It's not a bad statement to start off with by defining what do you mean by consumer behavior. But this is what I mean, that the consumer wants to get the highest satisfaction with the given budget that he has, right? And utility is the satisfaction one can get, which can be measured in utils. Again, I don't think तुमको ये books के अंदर as such खास ये वाली जो मैंने लाइन बोली ना कि इट कैन बी मेजर्ड इन टर्म्स ऑफ यूटिल्स, बिकॉज जब कार्डिनल ऑर्डिनल ही नहीं है तो फिर ये क्यों होगा यूटिल्स का कॉन्सेप्ट भी? बट इट्स नॉट रॉन्ग टू टॉक अबाउट इट, इट्स देयर इन बुक्स, सर्टेन बुक्स, नॉट केम्ब्रिज बुक्स आई थिंक। हो सकता है एक आध में हो भी वैसे। But then what do you do next? Because you don't want to spend too much time over here. The thing is, हमने डिमांड कर्व की कंस्ट्रक्शन पढ़ी है। दो तरीके से डिमांड कर्व की कंस्ट्रक्शन पढ़ी है। एक हमने डिमांड कर्व की कंस्ट्रक्शन पढ़ी है फ्रॉम अ सिंगल गुड पॉइंट ऑफ व्यू, मार्जिनल यूटिलिटी थ्योरी के पॉइंट ऑफ व्यू। यू कैन गो बैक एंड यू कैन सी, जिसके अंदर वी सेड कि जी ये एम यू इस तरीके से आ रहा है, तो यू हैव टू यूटिल्स इक्वल्स टू $1। कांस्टेंट ये है तुम्हारा मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ मनी, और ये कांस्टेंट रहता है एज वी गेव इन द अजम्पशन। एंड देन फिर उसकी बेसिस के ऊपर जो है, दिस इज हाउ यू गोना कंस्ट्रक्ट द डायग्राम। आई वुड से
unless and until the question is specifically about marginal utility theory, you don't need to talk about that demand curve. And I've spoken about this way too many times now. हर दफा जब ये चैप्टर पढ़ रहे थे, आई वाज सेइंग कि देखें जी, अगर सिर्फ मार्जिनल यूटिलिटी थ्योरी का क्वेश्चन है तो फिर कर लो, ये भी करो और इक्वी मार्जिनल की पॉइंट ऑफ व्यू से भी करो। लेकिन अगर इंडिफरेंस और मार्जिनल यूटिलिटी थ्योरी का कंबाइंड क्वेश्चन है, तो फिर लॉ ऑफ इक्वी मार्जिनल प्रिंसिपल के ऊपर रिलाई करो। लॉ ऑफ इक्वी मार्जिनल प्रिंसिपल क्या है? This was the idea that in reality, when consumers are consuming multiple goods, so to what extent a consumer should continue to consume the product. I've seen kids saying, जहाँ MU zero होता है और TU peak करता है, that is where the consumer should continue to consume. That's not really right, you know. जब हम मल्टीपल गुड्स की बात करते हैं तो कंज्यूमर शुड कंटिन्यू टू कंज्यूम जहां MUA इक्वल्स टू MUB divided by MUA divided by price of A should equals to MUB divided by price of B. It can actually go on to multiple goods. It's not only reliant on two goods. You can have tens and twenties of goods where you can have a balance of it. इक्वी मार्जिनल प्रिंसिपल को समझाया कि ये एक पर्टिकुलर चीज क्या बता रही है। ये MUA डिवाइड बाय P ऑफ A क्या बता रहा है? ये बता रहा है द मार्जिनल यूटिलिटी यू गेट पर डॉलर स्पेंड ऑन गुड A. Okay, what you want it to have, what is an equilibrium? That's a good term to use over here. So this is where the equilibrium is. That's your equilibrium statement. फिर आप बात कर सकते हो कि if price of A falls down, what's going to happen? MUA divided by price of A will be bigger than MUB divided by price of B, and hence you should consume more of A and less of B. And based on this, तुम अपना demand curve की construction complete करो इधर. Don't have to go through major stuff, but you could suggest कि जब original price थी, जब ओरिजिनल प्राइस थी तो आप इतनी क्वांटिटी कंज्यूम कर रहे थे, और फिर जब प्राइस PA1 पे आ गई, लेट्स कॉल दिस PA1, लेट्स कॉल दिस PA0, और फिर आपने कहा कि लेट्स कंज्यूम मोर, एंड यू हैव द डिमांड कर्व, एंड दैट हेल्प्स अस कंस्ट्रक्ट द डिमांड कर्व फॉर गुड A बेसिकली, राइट, विद अ हायर क्वांटिटी वगैरह। डिमांड कर्व की कंस्ट्रक्शन पे आ गए, ठीक हो गया। ये तुम्हारा मेन इक्वी मार्जिनल प्रिंसिपल का काम है। इफ आई नोटिस द चेकलिस्ट, you should have an understanding of total utility is the overall satisfaction, marginal utility is the addition. I think you should be ready to move on with this. Calculate the total and the marginal, ये MCQs के अंदर टेस्ट होता है। I'm sure तुमको पता होगा कि marginal कैसे निकालते हैं, change in total over change in quantity. You work out with that. Equi-marginal principle I've just done with you, and whereby consumer maximizes, जहां पे ये equilibrium create हो जाता है. The marginal valuation of each good consumed is the same. Should be able to move on. Use of the equi-marginal principle to construct the demand curve मैंने अभी कराया है, लेकिन final play के अंदर इसके पूरा proper ऐसे हुआ हुआ है. Please go there. Do those essays. I think plenty of times we worked with those essays. Final thing, the evaluation wala part. I think जब तुम self evaluation list करो तो do make sure that you look at this evaluation wala part, because जो essays की evaluation है जिसके लिए 6 मार्क उन्होंने रखे हैं, that has to do with these types of things. कहीं पे assumptions, limitations होंगी, कहीं पे दूसरी short run, long run implications होंगी वगैरह. So make sure that you take a look at it. है क्या? Evaluate the limitations of marginal utility theory and understand that consumers do not always behave as prescribed by utility theory. Do we want a lot of stuff? Not really.
what we need at this particular point is कि आप certain set of limitations बता सको. Limitations, as I mentioned just now, कि one assumption was that utility can be measured, okay, in the form of util, but उस बात की limitation क्या है कि हर consumer की जो utility derivation है and the number they जो whole number they want to propose is very inconsistent because सुबह से शाम में और दो बंदों की एक बंदा बर्गर सेम बर्गर्स हैं दोनों बंदे कंज्यूम करते हैं और एक कहता है मुझे 8 की यूटिलिटी मिल रही है एक कह रहा है मुझे 4 की मिल रही है हाउ डू यू मेजर exactly what 4 represents and what 8 represents. Maybe the person who's saying 4 is very hard to please, and the person who's saying 8 has never had a good burger, maybe. So, for him, even that particular burger, which is 4 in one's point of view, is 8. It's a very subjective uh, idea. तो ये आपकी limitation हो गई. Assumption क्या है? Utility can be measured. उसकी limitation क्या है? That it's not standard or consistent across individuals, and it can vary between individuals and the time of the day the product is consumed, right? दूसरी assumption के ऊपर आ जाते हैं. Second assumption was, I think, consumer rational है. कंज्यूमर रैशनल है का क्या मतलब है कि कंज्यूमर बड़ा ही लॉजिकली अपनी बजट को देखता है गुड की यूटिलिटी को अंडरस्टैंड करता है और बड़ा सोच समझ के डिस्कशन करके अपने आप से एक डिसीजन निकालता है कि हाँ जी वेदर आई शुड बाय मोर ऑफ इट और लेस ऑफ इट and he's not doing any kind of impulse buying or peer pressure related stuff or marketing advertisement has no impact on the personal decision of that individual. बहुत बड़ी assumption है, right? So इस तरह की आपने दो assumptions बता दी. एक equimarginal principle can be too time consuming. People don't have enough time to, sit down and do these calculations and then make decisions accordingly. It's just, waste of time from an individual point of view. तो ये तुम्हारी इसका evaluation और evaluative हो गया. ठीक है? The good thing is अगर क्वेश्चन आता है तुम्हारा लाइक फॉर एग्जांपल द वन आई एम टॉकिंग अबाउट उसमें क्या हो गया इंडिफरेंस कर्व को उन्होंने कंपैरिजन मांग लिया तुमसे मार्जिनल यूटिलिटी थ्योरी के साथ. अब क्या है दोनों की डिफरेंट सेट ऑफ assumptions जहां पे कॉन्ट्रडिक्ट करती हैं यू गोना टॉक अबाउट दैट और जहां नहीं है कॉन्ट्रडिक्शन देन यू गोना से देयर इज नो कॉन्ट्रडिक्शन बट दोनों का एम क्या है कंज्यूमर बिहेवियर एक्सप्लेन करना है. So let me do one thing and then I'll end one thing at this particular point. Okay, जी. जहां तक indifference curve है, I am still shocked to see that kids are not able to define me the indifference curve in the most accurate way. It's high time. Don't make up your own definitions. You're gonna leave out parts of it. छोटी मोटी चीजें भी मिस करना फजूल का mark lose है. I'm willing to give 1 mark for indifference curve की accurate definition. ठीक है? Understand that an indifference curve shows combinations, various combinations है, एक combination नहीं दिखा रहा of two goods that gives consumer equal satisfaction. A consumer is indifferent between A, B, diagram बना के दिखाना चाहते हो, दिखाओ. I would recommend इंडिफरेंस कर्व बजट लाइन इक्विलिब्रियम एक ही डायग्राम बनाओ उसी के अंदर ही शो कर दो. ठीक है सेपरेट बनाना है बी माई गेस्ट टाइम जाया किए बगैर अगर कर सकते हो तो माइट एज वेल डू इट कोई मसला नहीं है. बजट लाइन की डेफिनेशन में मसला ज्यादा नहीं देखा मैंने. बजट लाइन के अंदर आप बड़ा अच्छा समझाते हो कि डिफरेंट कॉम्बिनेशंस ऑफ टू गुड्स दैट कैन बी परचेज विद द गिवन इनकम एंड प्राइसेस वो भी बना के दिखा सकते हो. नंबर्स भी कर सकते हो. आई वुड रेकमेंड यू मत करो.
अनलेस कि तुमको एग्जैक्टली पता है क्वेश्चन की क्या रिक्वायरमेंट है। यही जो क्वेश्चन मैंने बताया कि क्या कॉन्ट्रडिक्शन है बिटवीन एमयू थ्योरी एंड इंडिफरेंस कर्व, उसमें ऑनेस्टली देयर वाज नो नीड फॉर सब्स्टिट्यूशन इनकम एंड गिविंग इफेक्ट। अगर तुमको याद हो, अ लॉट ऑफ पीपल एंडेड अप, पता नहीं आदतन तुम लोगों ने सोचा, देखो 5 मार्क मैंने देने हैं, 5 मार्क तो ये इसी चीज में हो जाएंगे, इक्विलिब्रियम तक तो समझाना चाहिए। ओके, वन ऑफ द थिंग, let me I'll do it separately, और मैं वही कॉन्ट्रडिक्शन वाले क्वेश्चन में एमयू थ्योरी के साथ जरा लिंक जो हमने बनाया था ना, गुड वाई, गुड एक्स, गुड ए, गुड बी, गुड कंज्यूमर कैपिटल, कुछ भी ले लो, वैसे तो कंज्यूमर कैपिटल अवॉइड करना, टेक गुड एक्स, गुड वाई, गुड ए, गुड बी, इस तरह से पेप्सी और बर्गर्स, यू नो, गुड्स। This is what your indifference curve was, right? Now, this single indifference curve से मैं लिंक कर सकता हूं द कॉन्सेप्ट ऑफ लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल रिटर्न, बहुत कॉम्प्लिकेटेड तरीके से। संजना, व्हाट यू सेइंग? व्हाट यू मीन इट्स रॉन्ग? फाइन, चलेगी, बेस्ट है। नाउ दिस इज व्हाट आई एम सेइंग, गुड एक्स, गुड वाई, इफ यू रिमेंबर, ये जो इंडिफरेंस कर्व ऐसे आ रहा होता है, ये दिखा रहा है, like for example, if I say I'm going from point A to say point B, there is a diminishing marginal rate of substitution. A से B जाने का जो gradient है उसको हम बोलते हैं marginal rate of substitution, which is what? Which is change in good Y over change in good X, right? तो अब I'll do it from number point of view just to prove to you right now, and you can actually use this one also. 1 2 3, ये तीन इस तरीके से क्यों कर रहा हूं, ताकि इक्वल डिस्टेंसेस मैं यहाँ शो कर लूं, ताकि जब मेरा ये कर्व के अंदर, इफ यू नोटिस, जो गैप है उसको क्या हो रहा है, ये गैप जो है ये डिक्रीसिंग रिटर्न्स दिखा रहा है। दैट मींस ये डिमिनिशिंग मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन दिखा रहा है। ए से बी, बी से सी, लेट मी गिव देम नंबर्स, लेट्स से ये मेरा 10 है, ये 6 है, ये कितना कर लें, 4, चलो ऐसे कर लेते हैं, ठीक है। आई हैव टू बी प्रिसाइज कि देखो पहले जो है वो ज्यादा ड्रॉप है, तो 4 का डिफरेंस कर लिया, फिर एक उसका, बस ये 2 पॉइंट्स इज गुड इनफ। डिमिनिशिंग रिटर्न्स नजर आ रहा है, व्हाट इज हैपनिंग, जब फॉर एवरी वन मोर ऑफ गुड एक्ट, डिमिनिशिंग रिटर्न्स क्या था, फॉर एवरी वन मोर ऑफ अ गुड दैट आई एम कंज्यूमिंग, द मार्जिनल यूटिलिटी स्टार्ट्स टू गो डाउन। ये लॉ ऑफ डिमिनिशिंग रिटर्न्स था पहले चैप्टर के पॉइंट ऑफ व्यू से। वही कॉन्सेप्ट इधर भी आ रहा है कि एज आई एम कंज्यूमिंग मोर ऑफ गुड एक्ट, आई एम विलिंग टू गिव अप लेस ऑफ द अदर गुड। अब इसको मैं यूटिलिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से कन्वर्ट करता हूं। यू नो हाउ वी सेड, एक डिफरेंस कर्व पे सेम यूटिलिटी मिलती है हमको, कोई फर्क नहीं होता, यू गेट द सेम इक्वल सेटिस्फैक्शन। तो मैं पॉइंट ए पर हूं या पॉइंट बी पर हूं, मेरी टोटल यूटिलिटी को क्या फर्क पड़ता है, कुछ भी नहीं, ठीक है। So what I'm saying is, technically, when I'm going from A to B, what I'm saying is कि ये जो एक और गुड X है जो मैं कंज्यूम करने जा रहा हूं, उसको कंज्यूम करने के लिए 4 गुड Y में गिव अप करने को तैयार हूं, लेकिन मेरी यूटिलिटी में कोई फर्क नहीं आ रहा, आई एम इक्वली हैप्पी। What I'm technically saying is, जो marginal utility of X है, एक और X की जो satisfaction है,
वो 4 MUy के बराबर है। डू यू अंडरस्टैंड दैट? तो एक MUx की जो सेटिस्फैक्शन, एक और गुड एक्स की जो सेटिस्फैक्शन है, मार्जिनल यूटिलिटी है, वो 4 y गुड के बराबर है। इसको मैं रीअरेंज करूं तो टेक्निकली ये MUx/MUy बन जाता है, विच इज 4, बिकॉज ग्रेडियंट क्या है? चेंज इन y ओवर चेंज इन x। 4 का ग्रेडियंट है ना, -4 का। तो ये मेरा आ गया 4 का ग्रेडियंट MUx/MUy के थ्रू। तो मैं कह सकता हूं मेरा मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन, आई कैन रिप्लेस इट विद MUx/MUy। MUx/MUy से भी ग्रेडियंट निकल आता है। एंड लॉ ऑफ डिमिनिशिंग रिटर्न का कॉन्सेप्ट यहां भी दिखता है। तो मेरे पहले क्वेश्चन और ये जो मेरा क्वेश्चन मैं इतनी देर से डिस्कस कर रहा हूं कि LDMU और इंडिफरेंस कर्व एनालिसिस में कोई कॉन्ट्रडिक्शन है, नंबर वन मैं ये प्रूव कर सकता हूं कि दोनों लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी को शो कर रहे हैं। एंड आई जस्ट प्रूव्ड इट विद दिस अ लिटिल कॉम्प्लेक्स आइडिया। इफ यू नॉट परफेक्ट विद दिस, then you choose another way. What is the other way? Okay. Another way is कि जब ये बात हो ही गई है डिसाइड कि इस लाइन का ग्रेडियंट इज दिस, और फिर हमने थ्योरेटिकली बजट लाइन का ग्रेडियंट भी जो था गुड y और गुड x के बीच में, वो ये था कि इसका जो ग्रेडियंट है, इसका जो स्लोप है, वो आप वही तरीका कर सकते हो, चेंज इन y ओवर चेंज इन x से भी। लेकिन you're gonna end up getting the same result as Px/Py, the price ratios इसको हम कहते हैं। This is called price ratio। Price ratio, this is called। ठीक हो गया। अब the thing is कि once you have this, और आप जब कंबाइन कर लेते हैं इन दोनों आइडियाज को इस तरह से, गुड एक्स गुड वाई और इंडिफरेंस कर्व, ये जो पॉइंट ए है या पॉइंट बी, लेट मी कॉल इट पॉइंट बी। इस वाले में पॉइंट बी का ग्रेडियंट क्या है? MUx/MUy। ये इंडिफरेंस कर्व का ग्रेडियंट है। बजट लाइन का इस पॉइंट पे क्या ग्रेडियंट है? Px/Py। थोड़ा सा रीअरेंज करते हैं इन दो चीजों को। MUx/price of x is equal to MUy divided by price of y, the equimarginal principle। एग्जैक्टली वही चीज जो हम यहां भी कर रहे थे, इक्वी मार्जिनल प्रिंसिपल MU थ्योरी के अगेंस्ट जो हो रहा था, वही चीज हमने यहां भी प्रूव करके दिखाया कि इंडिफरेंस कर्व एनालिसिस इज डूइंग द सेम थिंग, टॉकिंग अबाउट द सेम स्टफ। फिर क्या होता है? लेट्स से प्राइस ऑफ एक्स गिर जाती है फॉर वट एवर रीजन, प्राइस ऑफ एक्स गिर जाती है। अब तुमको बजट लाइन में पता है क्या होगा? मेरा बजट लाइन पिवट शिफ्ट करेगा टू द राइट, और मैं नए इंडिफरेंस कर्व पे आ जाऊंगा और नया इक्विलिब्रियम क्रिएट हो जाएगा। अगर मैं इसको डिमांड कर्व पे कंस्ट्रक्ट करने जाऊं तो ओरिजिनल जो प्राइस ऑफ पी एक्स था उस पे इतनी क्वांटिटी कंज्यूम हो रही थी, और अब जब पी एक्स की प्राइस गिर जाती है तो अब आप ज्यादा क्वांटिटी कंज्यूम कर रहे हो। ये भी डिमांड कर्व की कंस्ट्रक्शन के अंदर इन्वॉल्व है। सो फार आई डोंट सी मच ऑफ कॉन्ट्रडिक्शन। दोनों लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी को भी अपने अपने तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं, दोनों इक्वी मार्जिनल प्रिंसिपल को भी अपने अपने तरीके से इवेंचुअली डिस्कस करते हैं, और दोनों डिमांड कर्व को भी इवेंचुअली कंस्ट्रक्ट करने में हेल्प करते हैं। दोनों थ्योरी में से कौन सी थ्योरी ज्यादा अच्छी है? इंडिफरेंस कर्व ज्यादा अच्छी है। आई विल come out and I'll say it easily.
स्ट्रेट फॉरवर्ड। क्यों वो ज्यादा बेहतर है? बिकॉज नॉर्मल सब्स्टिट्यूशन गिव एंड गुड, ज्यादा गुड्स के बारे में डिस्कशन दिखाती है वो, ठीक है। इट्स मोर प्रिसाइज इन दैट वे, इट्स फैक्टरिंग इन द प्राइसेस एंड द बजट इन अ मच मोर प्रेजेंटेबल वे। बहुत अच्छे से, जैसे बजट लाइन आप बनाते हो तो आप अपनी इनकम और मैक्सिमम प्राइसेस को देख के मैक्सिमम क्वांटिटी डिसाइड करते हो, राइट। बाकी लिमिटेशंस अपनी जगह वही हैं, देयर आर प्लेंटी ऑफ assumptions कि कंज्यूमर रैशनल है, कंज्यूमर रैंक कर सकता है, कंज्यूमर प्रेफर मोर ऑफ समथिंग ओवर द लेस ऑफ, वगैरह वगैरह, राइट। बट एट द एंड ऑफ द डे थ्योरी दोनों में से कौन सी ज्यादा अच्छी है, एक्सटेंसिव है, वो इंडिफरेंस कर्व है। इंडिफरेंस कर्व अनफॉर्चुनेटली सिर्फ दो गुड्स पे रिस्ट्रिक्टेड है। इक्वी मार्जिनल प्रिंसिपल मल्टीपल गुड्स के अंदर डिस्कशन जा सकता है, एंड सो ऑन करके तुम प्लस माइनस कंजम्पशन करके इक्विलिब्रियम बैलेंस ढूंढने की कोशिश कर सकते हो, राइट। लेकिन इंडिफरेंस कर्व सिर्फ दो गुड्स, गुड एक्स गुड वाई की ही बात कर सकता है। दैट कुड बी वन ऑफ द लिमिटेशंस फॉर इट, ठीक है। ओके जी। सो इवैल्यूएशन चेकलिस्ट के अंदर वो इतनी सारी बातें नहीं थी, but I've ended up doing that from the essay perspective. Explain why a change in the price of goods will result in a shift in the budget line. Okay? एक गुड की प्राइस की वजह से there's going to be a pivot shift. दोनों गुड्स की प्राइस की चेंज के अंदर there's going to be कर्व में शिफ्ट, सेम प्रोपोर्शनेट तो पैरेलल शिफ्ट, डिफरेंट प्रोपोर्शनेट से प्राइस चेंज होंगी तो फिर पैरेलल चेंज नहीं है। वी डन बजट लाइन के 4-5 केसेस। That would be a good question to give, and in the past we've done these questions also. Again, Google Drive पे जाके देख सकते हो, जहां वो प्राइस चेंज का डिमांड कर्व और बजट लाइन का कंपैरिजन मांगते हैं। वो ये कहते हैं कि लेट्स सपोज एक गुड की अगर प्राइस चेंज होती है तो बताओ डिमांड कर्व उसको कैसे रिप्रेजेंट करेगा और बजट लाइन कैसे रिप्रेजेंट करेगा। तो वी नो डिमांड कर्व क्या होता है। पहले तो प्लीज मेक श्योर कि अगर वो डिमांड कर्व बोलते हैं तो यू टेल मी व्हाट इज डिमांड कर्व। It shows the relationship between price and the quantity demanded for a good. Um, right, inverse relationship. If price goes down, you buy more of that. Price creates a movement along the curve on the budget line. इतना बड़ा चेंज आएगा, that's dependent on the elasticity of the good. Inelastic में कम increase आएगा, elastic में ज्यादा increase आएगा, वगैरह वगैरह। बजट लाइन प्राइस तो कैसे, एक गुड की प्राइस चेंज होगी तो पिवट शिफ्ट, प्राइस गिरेगी तो पिवट शिफ्ट आउटवर्ड, प्राइस बढ़ेगी तो पिवट शिफ्ट इनवर्ड। दोनों गुड्स की प्रोपोर्शनली प्राइस बढ़ेगी तो बजट लाइन विल शिफ्ट इनवर्ड। दोनों गुड्स की प्राइसेस सस्ती हो जाएंगी, परचेजिंग पावर बढ़ गई, आउटवर्ड शिफ्ट। यू नो एक की प्राइस, वाई की प्राइस बढ़ रही है और एक्स की प्राइस गिर रही है, तो you'll have a criss-crossing situation. ये relative prices के बारे में होता है। So make sure that you are able to work these and show a comparison. Something like indirect tax लग गया सारे गुड्स पे। अब बताओ डिमांड कर्व कैसे रिप्रेजेंट करेगा और बजट लाइन कैसे करेगा। So you tap into your knowledge of AF, indifference curve, indifference कह रहा हूँ। If you remember what was happening, इनडायरेक्ट टैक्स लगने से सप्लाई का शिफ्ट टू द लेफ्ट बाय द टैक्स अमाउंट, और उसकी वजह से यू हैव अ मूवमेंट अलोंग द डिमांड कर्व। दिस इज व्हाट इनडायरेक्ट टैक्स डज। ओके, ये एक गुड पे लग रहा है और ये डिमांड कर्व एक ही गुड के बारे में है, गुड ए। लेकिन अगर इनडायरेक्ट टैक्स सारे गुड्स में लग रहा है तो बजट लाइन के अंदर इस गुड की प्राइस में भी चेंज आएगा, इस गुड की प्राइस में भी, दोनों की प्राइसेस इंक्रीज होंगी। अगर इनडायरेक्ट टैक्सेस इक्वल परसेंटेज से लगा है तो यू विल एक्सपीरियंस एन इनवर्ड शिफ्ट इन द बजट लाइन। और पहले तुम्हारा इक्विलिब्रियम हायर इंडिफरेंस कर्व पे आ रहा था, अब तुम्हारा इक्विलिब्रियम लोअर इंडिफरेंस कर्व पे आएगा। दोनों गुड्स की डिमांड कम होगी कि नहीं होगी, दैट इज डिपेंडिंग। देखो,
अगर मेरा यहाँ पे नया इंडिफरेंस कर्व है तो यू वुड नोटिस कि आई एम बाइंग मोर ऑफ गुड एक्स एंड लेस ऑफ गुड वाई। अगर यही इंडिफरेंस कर्व मैं यहां प्लेस कर देता हूं, दोनों में ड्रॉप आया है। यही इंडिफरेंस कर्व मैं ऊपर प्लेस कर देता हूं तो y में इंक्रीज आया है और उसमें डिक्रीज आया है। You should be able to do these kinds of and play around with these diagrams and be able to suggest what's going on. ठीक है, तो ये तुम्हारे बजट लाइन की शिफ्ट खासतौर पे इन्होंने सेपरेटली मेंशन किया है। Analyze the income substitution and price effect for normal inferior Giffen. I'm confused about one thing, and I don't know exactly how examiners are gonna check. Okay, for what? Let me tell you for what I'm saying कि मुझे नहीं पता कि examiner इसको क्या करेगा। Increase कैसे? Okay, so there's one question. Let me just go over this question. जब tax लगेगा तो quantity increase कैसे होगी? अच्छा सवाल है। सिर्फ गिफिन के अंदर होगी। अब क्योंकि पूछा है तो तुम्हारे कोर्स के लिए, बिकॉज काफी अच्छा सवाल है, होनहार स्टूडेंट है, तो मैं जरा दो पॉइंट ऑफ व्यू से दिखाऊं। बाय द वे, डिमांड कर्व की कंस्ट्रक्शन तुमको आनी चाहिए, ठीक है। डिमांड कर्व की कंस्ट्रक्शन, ये वाला जो मैंने ये एक पॉइंट ऑफ व्यू दिखाया था ना यहाँ पे, ये वाला, कि किस तरह से जब प्राइस गिरती है पिवट शिफ्ट आता है, इंडिफरेंस कर्व में आगे की तरफ आता है, एक ये इंफीरियर होता तो डिमांड कर्व बहुत इनइलास्टिक बनता, और गिफिन है तो डिमांड कर्व ऐसे बनेगा, राइट? क्योंकि प्राइस गिरने से यू कंज्यूम लेस, प्राइस बढ़ने से यू कंज्यूम मोर। प्लीज डू टेक अ लुक एट दैट। अगर ये बात नहीं समझ आई तो मुझे सेपरेटली मैसेज करना, मैं तुम लोगों को वो, मेरे ख्याल में तो मैंने पहले भी भेजा हुआ है ये, कि डिमांड कर्व की कंस्ट्रक्शन फ्रॉम दी थ्री, तीनों की डिमांड कर्व की कंस्ट्रक्शन, नॉर्मल, इंफीरियर और गिफिन की। सब्स्टिट्यूशन इनकम इफेक्ट अलग बात है, इनका डिमांड कर्व की कंस्ट्रक्शन के अंदर किस तरह से नॉर्मल गुड्स का ज्यादा इलास्टिक होता है, इंफीरियर का इन इलास्टिक होता है, और गिफिन का अपवर्ड स्लोपिंग होता है, ये तुम्हारी बेसिकली इंडिफरेंस कर्व की पोजीशनिंग के ऊपर है। तो प्लीज नहीं पता तो सेपरेटली मुझे बताना, आई विल सिट डाउन वन डे एंड कल दोपहर में या कुछ, आई विल सेपरेटली डू दैट विद यू। डिमांड कर्व कंस्ट्रक्शन, इनफैक्ट व्हाट आई कैन आल्सो डू, ये मैं अभी कर लेता हूँ बल्कि, तुम्हारे ग्रुप्स के ऊपर मैं ये पिक्चर अपलोड ही कर देता हूँ, विच आई हैव ऑलरेडी डन वैसे तो, बट let me just do it right now. ये डायग्राम्स, बाय द वे, इफ यू वांट टू गो ओवर दीज डायग्राम्स ना, इंडिफरेंस कर्व और डिमांड कर्व और सब्स्टिट्यूशन इनकम इफेक्ट वगैरह, ये सबसे अच्छा जो कवर किया हुआ है ना ये वाला पार्ट, ये गूगल ड्राइव के अंदर, ई बुक्स के अंदर, इमरान लतीफ की बुक के अंदर, पेज नंबर 40 के ऊपर बहुत अच्छे से कवर हुआ हुआ है। अच्छे से क्लीन डायग्राम से मेरे नोट्स के अंदर थोड़ा बहुत आगे पीछे हो जाता है। अब देखो जी, जो दो गुड्स दिखा रहा हूँ, ठीक है। एक गुड है सिंपल नॉर्मल सा गुड, एक गुड कौन सा है? गिफिन। ये गिफिन है ना, गिफिन का डिमांड का अपवर्ड स्लोपिंग होता है। आई डोंट थिंक ये तुम्हारा आ भी सकता है ये कोर्स में, लेकिन चलो दे देते हैं। तो होगा क्या, लेट्स सपोज ये सप्लाई कर्व है, ठीक है। इनडायरेक्ट टैक्स लगते हैं, इनडायरेक्ट टैक्स लगता है, सप्लाई कर्व लेफ्ट पे जाता है, यू सी हियर, लेफ्ट पे जाता है ना, अपवर्ड जाता है बिकॉज ऑफ द टैक्स। व्हाट हैपेंस, एक नॉर्मल गुड या एक इंफीरियर गुड, दोनों के केस में क्वांटिटी में रिडक्शन है,
लेकिन गिवन के अंदर इंक्रीज आ रहा है। ठीक है। तो व्हेन आई वाज एक्सप्लेनिंग दैट इन दिस डायग्राम कि डिपेंड्स ऑन कि यहाँ है कि यहाँ है कि यहाँ है, ये नीचे वाला जो है ये गिवन है बेसिकली, ये इंफीरियर है और ये नॉर्मल है बिकॉज अंदर की तरफ जा रहा है। बट अगेन आई थिंक इट्स टू कॉम्प्लिकेटेड, बट आई थिंक आई क्लैरिफाइड माई पॉइंट कि बढ़ सकता है लेकिन सिर्फ गिवन के केस के अंदर। ठीक है, वरना नॉर्मल केसेस में तो नहीं हो सकता। हाँ, जो मैं कंफ्यूजन बता रहा था कि एग्जामिनर कैसे चेक करेगा, बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन था। उसने कहा कि प्राइस बढ़ने की वजह से ये बताओ कि क्या कंज्यूमर हमेशा अपनी क्वांटिटी गुड कंजम्पशन की कम करेगा। क्या होने की वजह से? प्राइस बढ़ने की वजह से। द किड्स, क्योंकि हम हमेशा पूरे साल प्राइस फॉल के साथ ज्यादा अच्छी प्रैक्टिस करते हैं, उससे अच्छे हमने डायग्राम याद किए हुए होते हैं। तो द किड फिनोमिनली, पूरा इंडिफरेंस का बजट लाइन, इक्विलिब्रियम, सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट, इनकम इफेक्ट, तीनों डायग्राम्स, लेकिन तीनों डायग्राम्स प्राइस फॉल के हिसाब से परफेक्शन के साथ, कैसे उसने सब्स्टिट्यूशन, नॉर्मल, इंफीरियर, गिवन का परफेक्ट, सारी चीजें जबरदस्त करके दिखाई। लेकिन क्वेश्चन वाज अबाउट प्राइस राइज, नॉट प्राइस फॉल। लेकिन आखिरी के अंदर, पैराग्राफ के अंदर भी स्टेटमेंट प्राइस राइज के हिसाब से बताई है कि हाँ जी, प्राइस राइज होने से गिवन में इंक्रीज आएगा क्वांटिटी के, और नॉर्मल और इंफीरियर में ड्रॉप आएगा, इंफीरियर में स्मॉल ड्रॉप आएगा, नॉर्मल में बहुत बड़ा ड्रॉप आएगा। परफेक्ट स्टेटमेंट है। लेकिन पूरी सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट, इनकम इफेक्ट, उसकी डायग्राम और कंस्ट्रक्शन सारी की सारी प्राइस फॉल के साथ कर दी। ऑनेस्टली, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द टू? अगर मैं 20 मार्क्स के पॉइंट ऑफ व्यू से देखूं, इफ द एग्जामिनर चूजेस टू इग्नोर, यू कैन गेट ऑल द वे अप टू 18 मार्क्स ऑन इट। एंड इफ द एग्जामिनर फील्स के नहीं, मैंने तो प्राइस राइज का पूछा था, प्राइस फॉल का क्यों दिखाया, तुम्हारे को 10 8 से ऊपर नहीं मिलेंगे। बिकॉज तुमको मार्क्स किस चीज के मिलेंगे? डेफिनेशन के। कौन सी डेफिनेशन? इंडिफरेंस का बजट लाइन, इक्विलिब्रियम रिप्रेजेंट करने का, उसके बाद सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट की बेसिक डेफिनेशन, इनकम इफेक्ट की बेसिक डेफिनेशन, ठीक है, नॉर्मल, गिवन, इंफीरियर का बेसिक आइडियाज। लेकिन जहाँ पे तुम्हारा वो पूरा एनालिसिस है और सब्स्टिट्यूशन एंड शोइंग एंड द प्रूविंग पार्ट, बहुत बड़े मार्क कट जाएंगे एकदम से। एंड आई थिंक 8 मार्क इज इनफ टू मेक एन ए इनटू अ बी, और सी भी गिर सकता है ऑनेस्टली। ठीक हो गया। इवेल्युएट लिमिटेशंस ऑफ द मॉडल ऑफ इंडिफरेंस कर्व, बेसिकली वही जो मैंने इंडिफरेंस कर्व का मसला बताया ना, कि ये सिर्फ दो गुड्स के बारे में बात करता है। कंज्यूमर ये अस्यूम करता है कि अपनी प्रेफरेंसेस को रैंक कर सकते हैं क्योंकि वो बड़े लॉजिकल कंसिस्टेंट हैं, विच दे आर नॉट। लोग क्या कहते हैं, ये बहुत ही टीडियस कैलकुलेशन बेस्ड मॉडल है जिसमें कंज्यूमर्स को अपना इंडिफरेंस मैप पता होना चाहिए। रिमेंबर व्हाट इज इंडिफरेंस मैप? कि उनको पता है कि हायर यूटिलिटी कौन सी कॉम्बिनेशंस पे हैं, लोअर यूटिलिटी, इंफीरियर और सुपीरियर पॉइंट्स कौन से हैं, और इंडिफरेंस के सारे पॉइंट्स कौन से हैं। वेरी difficult model. Maybe AI might be able to help us in that, but then again, there's a serious limitation to this idea. तो वो हमारा फिर limitations की बात आ जाती है। तो इस तरह से अब देखो, चैप्टर में है बहुत सारी चीजें। अब तुमको पर क्वेश्चन के हिसाब से अपनी इस राइटअप को अमेंड करना होगा, असेस करना होगा। लिमिटेशंस आई हैव डिस्कस्ड अगेन, इनकी वर्किंग आई हैव, लाइक फॉर एग्जांपल, एक ये एडवर्टाइजमेंट वाला बहुत आता है। टैक्स वाला तो मैंने समझा दिया कि टैक्स के लगने से क्या होगा, सिंगल गुड, मल्टीपल गुड्स। अच्छा, ये वाला जो मैंने बताया था ना, जिसमें अगर टैक्स मल्टीपल गुड्स के ऊपर जब सब गुड्स पे लगा है तो पैरेलल शिफ्ट आना चाहिए टेक्निकली, एंड देन यू शुड मूव ऑन टू अ लोअर इंडिफरेंस का। उसमें सब्स्टिट्यूशन इनकम इफेक्ट बताना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। तो
इन सम प्लेसेस दे हैव इवन एक्सेप्टेड द आइडिया कि लोग सिर्फ एक गुड के ऊपर टैक्स लगा के पिवट शिफ्ट करके सब्स्टिट्यूशन इनकम इफेक्ट वाली पूरी चीज करके दिखा देते हैं। तो ये भी मैंने देखा है देम डूइंग दैट। आई थिंक इन वन ऑफ द एसेज जो मैंने किया हुआ है उसमें मैंने बिल्कुल इसी तरीके से किया हुआ है। एग्जामिनर्स हैव सेड कि आप मार्क्स दे दें, कोई मसला नहीं है उसके अंदर। एडवर्टिजमेंट किस तरीके से इम्पैक्ट करता है मार्जिनल यूटिलिटी को, इक्वी मार्जिनल्स को, मे बी इवन इंडिफरेंस कर्व को, तो वो भी एक चीज है देखने वाली। राइट, so this is our first chapter. This is maximum evaluative part in it. uh, Tomorrow I will hopefully deal with production theory इसी point of view से, and we'll look at the more complex ideas of that rather than just doing the basic. Please basic करना है, go on the drive, revision lectures हैं, पूरे proper explain topical lectures हैं, you're well aware of that by now, and also final play, that should be your main thing. essays करो, check करो, ठीक हो गया? I'll stop here for the day. Okay जी, you guys can go.